So hello guys, welcome back to a new video. This is Vanshwats and you're watching Edu Knowledge Point. So today we are going to continue the same chapter and the same topic of the same class. Class 9th History Chapter 1, the French Revolution. So in the previous video we did the introductory part, and in this video we are going to start with the first topic, which is French society during the late 18th century. So we are going to read each and everything line by line, and I'm going to give you the correct explanation of each and everything so that you'd never confuse whenever you read the book on your own or you do self studies kind of thing. Okay, so let's start the video without any further ado. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Here it has been given that Louis XVI, 1774 was the year, 1774 वो साल था जब लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली के थे. बर्बन फैमिली इज़ अ डायनेस्टी और अ फैमिली, एज यू कैन से लाइक इट इज़ अ डायनेस्टी और अ फैमिली. ओके, किंग्स बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. सो 1774 में लुई 16 बर्बन फैमिली के जो थे उन्होंने वो राजा बन गए, यानी कि उन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया. ठीक है. ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे व्हेन ही वॉज 20 years old. मतलब जब ये 20 साल के थे तब इनकी शादी हो गई किससे? मैरी एंटोनेटे से. अब मैरी एंटोनेटे कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी. शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस एंड मैनी पीपल कन्फ्यूज इन स्पीकिंग ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रिया इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग डिफरेंट. सो ओके, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि खजाना पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है. ठीक है. अब इसका रीज़न क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. अब लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, देयर वर मैनी वॉर्स, मतलब बहुत लंबे समय तक वॉर्स चले थे. वर्ल्ड वॉर हो सकता है या फिर और भी अलग अलग वॉर हो सकता है, जिनकी वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो गए थे, यानी कि वो ख़त्म हो गए थे, बहुत कम हो गए थे. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स. ठीक है. अब इसके साथ साथ किस चीज़ में पैसे खर्च होते थे तो वो भी दिया गया है कि मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट वो कोर्ट जहाँ पे राजा रहते हैं. ठीक है. किंग द किंग यूजेस टू बी देयर फॉर मेकिंग सम डिसीजंस और वॉट एवर ही वांट्स टू. ओके. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. ठीक है. अब लुई 16 मतलब फ्रांस जो है वो हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करने में. ब्रिटेन एक शासन करता था अमेरिका पे, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ पे. 13 अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ थे या फिर सिटीज़ बोलो, जो भी बोलो, उन पे रूल करता था. तो हमें 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, जिस पे रूल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी. और जो रूल करता है वो कौन होता है? रूलर. तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने में भी हेल्प किया था किसने? ये फ्रांस ने. ठीक है. द वॉर एडेड मोर दैन $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर दैन $2 billion. अब ये जो वॉर हुआ ये $1 billion और ऐड कर गया फाइनेंस को. ठीक है. जैसे $2 billion पहले से ही डेब्ट था, यानी कि बाहर था, $1 billion और हो गया किसकी वजह से? वॉर की वजह से. अब व्हाट इज़ लिवर? लिवर इज़ द करेंसी दैट वाज डिसकंटिन्यूड इन फ्रांस इन द ईयर 1794. लिवर एक करेंसी है जो कि फ्रांस में यूज़ किया जाता था, बट दैट वाज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 1794. You have to understand each and everything clearly because I am speaking each and everything more than one time, so you will get clear with that. Okay. So lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. The people, those who gave loans, state lenders, money lenders, जो loans देते थे वो अब 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे लोन्स पे. ठीक है. कि जितना राजा लेगा उसका 10% लगा के अलग से देना पड़ेगा उसको वापस. ठीक है. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. ठीक है. अब ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उस पर एक भार हो गया था कि जितना भी लोन है वो सब भरने का काम अकेले उसके ऊपर आ गया. ठीक है. तो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब यहाँ पे लुई 16 ने कुछ सोचा कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ तो कर ही रहा है. ठीक है. अपने कंट्री के लिए उसने पैसे भी खर्च किए बहुत ज़्यादा. तो हाँ, ही हैज़ द राइट दैट ही कैन टेक टैक्सेस. तो उसने सोचा कि हाँ चलो हम क्या करेंगे? टैक्स लेंगे. टैक्स तो वो ले रहा था लेकिन इंक्रीज़ करेंगे टैक्स को. ठीक है. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड. अब ये भी उतना काफ़ी नहीं था. और ठीक है,
French society in the 18th century was divided into 3 states and only the members of the third state paid taxes. अब यहीं पे लुई 16 गलती कर बैठा है, ठीक है. क्या था कि टैक्स लो, हाँ ठीक है, टैक्स इंक्रीज़ करो, नो प्रॉब्लम इन दैट, नो इशू, ठीक है. लेकिन फ्रेंच सोसाइटी जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, इन विच द फर्स्ट स्टेट वॉज क्लर्जी, द सेकेंड स्टेट वॉज नोबेलिटी, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड पीजेंट्स, आर्टिजन्स, बिग businessmen, lawyers, officials, administrative officials, etc. These were the people like they belong to middle class families or they were of lower class. Okay, तो हाँ ये लोग थे, तो इन्हीं को सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था. अब सोचो, क्लर्जी जो है फर्स्ट स्टेट और नोबिलिटी जो है वो सेकंड स्टेट है. इन दोनों स्टेट्स के पास पैसे हैं, ठीक है. क्लर्जी और द पीपल वर्कड इन चर्चेज और नोबिलिटी वो लोग हैं जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इनके पास पैसे हैं लेकिन इनसे टैक्स लिया जा रहा है ज़्यादा. टैक्स किससे लिया जा रहा है? जिसके पास पैसे नहीं होते. तो बेवकूफ़ी हुई और ये एक तरह से लोगों के नज़र में गलत भी कर रहा था राजा, और ये सच भी है क्योंकि ये गलत कर रहा था, ठीक है. तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस. अब स्टेट्स का जो स्टेट्स जिसमें डिवाइडेड था फ्रेंच सोसाइटी, वो किस पार्ट में था? फ्यूडल सिस्टम के पार्ट में था. अब फ्यूडल सिस्टम क्या था? जिसमें कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, मतलब उनको कुछ राइट मिलते थे बर्थ के साथ, और वो फ्यूडल ड्यूज भी ले सकते थे. किससे? थर्ड स्टेट वाले लोगों से. द टर्म ओल्ड रिजाइम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. अब जो टर्म है ओल्ड रिजाइम, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है जो एजुकेशनल सिस्टम्स थे फ्रांस के और जो सोसाइटी थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन किससे पहले? 1789 से पहले, ठीक है, बिफोर 1789, ठीक है. फिगर 2 शोज़ हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स, आपके बुक में दिया गया फिगर 2 में कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज था, ठीक है. पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन. अब जो पीजेंट्स थे वो पॉपुलेशन का 90% बनाते थे. अब ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है. वो लोग कुछ और ही सोच लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या सोच लेते हैं. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. ठीक है. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate. अब अगर आप इस लाइन को ढंग से नहीं पढ़ते तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 90% ऑफ द पीपल मेड दी, मतलब 90% ऑफ द पीपल जो थे वो कौन थे? पीजेंट्स थे. और कौन थे? पीजेंट्स और आर्टिजन्स थे. 90% नहीं, सिर्फ पीजेंट्स है, ठीक है. लेकिन वो तो थर्ड स्टेट के तो थे ही, लेकिन थर्ड स्टेट में सिर्फ पीजेंट्स थोड़ी ना थे, बाकी भी थे ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. यानी कि थर्ड स्टेट को अगर मिला के देखा जाए तो कितना पॉपुलेशन कवर करते थे? 95%, एज एन अजम्पशन 95%. यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले हैं वो कितना कवर करते थे पॉपुलेशन? 2.5% ईच. समझ में आया? थर्ड स्टेट में पीजेंट्स कवर करते थे 90%, और पीजेंट के साथ साथ मिला के जब अगर हम पूरे थर्ड स्टेट की बात करें तो 95% अराउंड. अब उसके बाद 5% बचा जिसमें कि दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट, नोबिलिटी एंड क्लर्जी एंड नोबिलिटी रहते थे, ठीक है. तो क्लर्जी को मिला 2.5%, नोबिलिटी भी 2.5%, ठीक है, ऐसा था. लेकिन फिर भी द पीपल ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट ओन्ड 60% ऑफ द लैंड दे कल्टिवेटेड. 60% ऑफ द लैंड, ठीक है, 60% ऑफ द लैंड, ओनली जस्ट 60% ऑफ द लैंड. अब ओनली मत समझना क्योंकि 2.5% में हैं लोग. 2.5% है किसके? क्लर्जी के, 2.5% है नोबिलिटी के. फिर भी ये लोग 60% ले रहे हैं लैंड का, ठीक है. लेकिन और पीजेंट्स को कितना मिल रहा है? 40%, जबकि वो 95% ऑफ द पॉपुलेशन बना रहा है. तो सोचो कितनी ख़राब बात है ये, ठीक है. अच्छा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि कम मिल रहा है उनको, तो दे विल नॉट बी एबल टू इवन अर्न देयर लाइवलीहुड, द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट. ओके, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ. अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे क्लर्जी एंड नोबिलिटी के, वो सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, यानी कि उनके बहुत सारे राइट्स मिलते थे बर्थ के साथ साथ, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? हमने शुरू में देख लिया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों को टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे. दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको टैक्स पे करने नहीं पड़ते थे, ठीक है. ये सबसे बड़ी चीज़ थी. और द नोबल्स एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस. अब जो नोबल्स हैं वो एंजॉय करते थे क्या? फ्यूडल प्रिविलेजेस. उनमें क्या मिलता था? उनको राइट बाय बर्थ, एंड इवन दे कुड टेक फ्यूडल एंड मैनोरियल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि वो फ्यूडल ड्यूज ले सकते थे पीजेंट से.
जैसे कि वो प्रोडक्शन का पार्ट ले लेते थे टैक्स के तौर पे, ये सारी चीज़ें ले लेते थे। जो प्रोडक्शन हुआ पीजेंट्स के लैंड में, उसका कुछ परसेंटेज वो ले लेते थे, पैसे में लेते थे, ठीक है। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। अब पीजेंट्स जो थे वो फोर्स किए जाते थे, दे वर कंपेल्ड टू डू सर्विसेज टू द लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड हो गए यहाँ पे, मान सकते हैं राजा या फिर रॉयल पीपल या फिर क्लर्जी के लोग। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू यहाँ पे लॉर्ड का मतलब आप वही ले लो, राजा, ठीक है, द किंग। तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, फोर्स किया जाता था क्या करने के लिए, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, फील्ड्स और घर में काम करने के लिए। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। अब आर्मी में सर्व करने के लिए और किस में पार्टिसिपेट करने के लिए, रोड्स बिल्ड करने में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जो चर्च है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, जो चर्च है वो भी एक शेयर ऑफ टैक्सेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करता था, किससे, पीजेंट से या फिर थर्ड स्टेट वाले लोगों से, और उसका नाम क्या था, टाइथ। अब टाइथ यहाँ पे आप देख लो, राइट साइड में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। अ टैक्स लेवाइड बाय द चर्च, एक जो चर्च जो टैक्स लेता था उसको क्या बोलते हैं, टाइथ। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पैसा, अलग अलग चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो सकती है। these included और एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब डायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता था, नहीं किंग को। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, अब एक डायरेक्ट टैक्स भी लगता था जिसका नाम था टेल, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। डायरेक्ट टैक्स को लग गया, जो कि हमें पता है कि हाँ लगा है, ऐसे बता के लिया जाता है, ऐसे बोल के डायरेक्टली दिया जाता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, 1 रुपये का कुछ सामान है, दुकान में बेच रहा है 10 रुपये में, अब हमें तो पता नहीं है टैक्स लग रहा है, पता है, लेकिन फिर भी दैट इज़ इनडायरेक्ट, क्योंकि वो हमारा जो आर्टिकल हम खरीद रहे हैं उसी के साथ साथ अटैच होकर आ जा रहा है, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। अब उस टाइम पे सॉल्ट और टोबैको पे लोग टैक्स लेते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब जितने भी टैक्स भरने का काम, जो भी लॉर्ड के फील्ड में, घर में, सब चीज़ में, आर्मी में पार्टिसिपेट करने का काम, सब किस पे बर्डन बन गया था, किस पे, थर्ड स्टेट वाले लोगों पे, क्यों, और उनके पास बहुत कम प्रिविलेजेस भी थे फिर भी, सो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। सो हमने अपना ये टॉपिक जो कि द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, अब हम अगले वीडियो में अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सो stay tuned with Ideology Point. Until then, keep watching the videos and bye bye.